हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुरप्रीत कौर, आपकी जीएस टीचर। तो गाइस, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये है एक मैप है ये रशिया का, और पीछे है प्लूटो जो कि एक प्लैनेट कहा जाता था 2006 से पहले। लेकिन 2006 के बाद हुआ क्या है कि इसको प्लैनेट की जो हमारी यूनिट होती है, प्लैनेट जिससे कहा जाता है कि इस यूनिट के अकॉर्डिंग एक कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को प्लैनेट घोषित किया जाएगा, तो वो होती है हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारी डिफाइन करती है कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को जो कि अंतरिक्ष में उपस्थित है उनको एक ग्रह घोषित किया जाएगा या नहीं। तो प्लूटो को 2006 में ये कहा गया कि ये प्लैनेट की यूनिट से बाहर आता है, यानी कि ये अब प्लैनेट नहीं है, या फिर आप कहेंगे कि ये है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बोना ग्रह। ओके गाइज, तो अब ये रशिया का मैप यहाँ पर क्यों लगा है? ये इसलिए लगा है कि रशिया का जो एरिया है ना, ये इतना एरिया है कि प्लूटो को ये कवर कर सकता है रशिया, ओनली रशिया। ओके गाइस, तो आज की हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी 5500 क्वेश्चंस की। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपने 500 क्वेश्चंस की सीरीज, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वुड इज यूज टू मेक अ क्रिकेट बैट? जो क्रिकेट बैट होता है वो किस लकड़ी का बना होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो हम देखेंगे कि किस वुड का होता है वो, टीक का, विलो का, मैपल का या हिकॉरी का। तो हम इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है विलो। विलो जो वुड होती है, आप देखेंगे ये कितनी वाइट है कलर में, और ये जो बॉल को थ्रो करने के लिए इसमें बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है, और इसका वेट बहुत ही कम होता है। इस वजह से इसको एज अ बैट के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके, आती है टीक की। टीक जो होती है उसका हम लोग आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं। जैसे ये जो टीक हमारी वुड है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है। वाटर रेजिस्टेंस मतलब पानी इस पर ज़्यादा देर रुकता नहीं है, ये पानी को रुकने नहीं देती है अपने ऊपर, इसीलिए इससे आउटडोर हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो राउंड टेबल्स की बात करें हम लोग, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो हुई कब थी? ये हुई थी हमारी, आप देखेंगे कि ये हुई थी हमारी 1930 से 1932 तक हुई थी, 32 तक। ओके, तो याद रखेंगे हम लोग। और इसमें 3 राउंड टेबल्स हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों के बारे में आपको बताया जाएगा। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1931। 1931 सेकेंड राउंड टेबल हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल जो हुई थी हमारी वो हुई थी, तीनों जो राउंड टेबल्स हैं वो पहली बात तो हुई है हमारी लंदन में हुई है। और ये हुई क्यों थी? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था, और पहले ही हम लोग देख चुके थे कि साइमन कमीशन जो है वो आया था, उसको भी इन्होंने बायकॉट कर दिया इंडियंस ने। और बाकी जो हमारे सबसे पहले तो 1919 में अगर हम आए तो 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्क्रे हुआ था, जिसका विरोध बहुत ज़्यादा किया गया था। फिर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने बाकी थे, इसलिए फिर से 1928 में साइमन कमीशन आया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर फाइनली जो है 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी हमारी? नवंबर से स्टार्ट हुई थी ये, और हुई है हमारी जनवरी तक।
नवंबर से जनवरी 1931 तक हुई है, ये डेट है इसकी। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे 73 पार्टिसिपेंट्स थे। सेकंड राउंड टेबल की अगर हम बात करें तो ये हुई थी हमारी वही सर्दियों के टाइम पे, सितंबर टू दिसंबर एंड 1931 में हुई है। आप ये देखेंगे 1930 और 1931, ये राउंड टेबल जो है स्टार्ट 30 में हुई थी और एंड इसका 31 में हुआ है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे अपने एग्जाम में। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने अटेंड किया था, इसीलिए इसके बारे में हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी हमारी नवंबर दिसंबर के टाइम पर और हुई थी 1932 में। अब इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में एक कॉमन बात थी कि इसका कोई रिजल्ट तो निकला नहीं फिलहाल, लेकिन इन तीनों में हमारे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी, ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। विच इज द इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी इन द फॉलोइंग। जो इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है उसके बारे में हमें बताना है। हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता एंड बेंगलोर। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी, तो फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी हमारी हम बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि कभी कभी आ जाता है कि फर्स्ट ग्लोबल सिटी कौन सी है। तो फर्स्ट ग्लोबल सिटी है हमारी बोकारो को पार्क जो हमारा खुला है इंडियाज फर्स्ट, आप लोग इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में, फर्स्ट ग्लोबल स्किल पार्क हमारा कहाँ खुला है, ये खुला है हमारा मध्य प्रदेश में, MP में। याद रखेंगे सारी चीजें। अब आती है क्वेश्चन के आंसर की बात, तो ये है हमारा बेंगलोर में है हमारा फर्स्ट ग्लोबल इंडियन टेलीकॉम सिटी है, ये इंडिया का है फर्स्ट। ओके, याद रखेंगे हम लोग। और बेंगलोर के बारे में एक और बात है कि इसको हम कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, सिलिकॉन वैली और बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। और एक बात और है कि ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी बेंगलोर सिटी में रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब है? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि किसी के कांटेक्ट में आकर, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, उसको छूने से, टच करने से जो डिजीज होती हैं वो होती हैं हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके गाइस, याद रखेंगे हम लोग। तो इनमें से हमें बताना है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। डायबिटीज, एस्थमा, मीजल्स, स्कर्वी, इसको मधुमेह भी बोला जाता है। एस्थमा एक सिम्टम है, एक आप बोल सकते हैं कि एस्थमा जो है एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि सांस नहीं आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको ये सिम्टम्स के रूप में दिखेगी, किसी में हो सकता है, किसी बीमारी में, जैसे कि आप आजकल चल रहा है हमारा कोरोना जो चल रहा है, तो कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, बाद में आप देखेंगे कि उसके लंग्स में अटैक करता है, पेशेंट के लंग्स में अटैक करता है। और क्या करता है, लंग्स में अटैक करके ये लंग्स डैमेज्ड हो जाते हैं और जो पेशेंट होता है वो सांस नहीं ले पाता है अच्छे से, मतलब ठीक से सांस नहीं ले पाता है। सांस ना लेने के कारण जो उसके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, इसीलिए जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ये हम सब याद रखेंगे। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज जो है वो हमारी एक ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड आप देखेंगे कि जब एक ह्यूमन बॉडी अगर हम बनाएं, एक्सक्यूज मी, तो आप देखेंगे
थोड़ा सा ये चौड़ा बन गया इंसान, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है, फूड पाइप आता है, ये हमारे होते हैं लंग्स। ओके गाइज, और यहाँ हमारा हार्ट होता है, थोड़ा सा राइट साइड में झुका हुआ होता है, और उसके नीचे हमारी जो आंत होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, यहीं पर ही होता है हमारा पेनक्रियाज। ये एक लीफ जैसी संरचना बनाता है हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, तो होता क्या है कि पेनक्रियाज जो है हमारा, उसमें इंसुलिन बनाता है, वो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जिसके डिसऑर्डर से, जिसके परफॉर्म ना करने की वजह से क्या होता है, हमारा डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मीजल्स। मीजल्स क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रेड कलर के दाने निकल आते हैं बॉडी पर, और ये जो दाने होते हैं ये एक वायरल डिजीज है। मीजल्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट बात आती है हमारी स्कर्बी की। स्कर्बी जो डिजीज है वो होती है हमारी विटामिन सी की वजह से, सी की कमी की वजह से। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ये हम याद रखेंगे, डेफिशिएंसी या कमी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो विटामिन सी अब होता किसमें, ये होता है हमारे सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट को तो आजकल बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, जो कि हमारे कोरोना वायरस को दूर रखने में भी सहायता करेगा। ठीक है, सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप खाएंगे लेमन, जिसमें जूसी फ्रूट होते हैं, जिसमें जूस निकलता है, जैसे आप खाएंगे ऑरेंज, ये सब हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी वैसे तो आंवला में भी होता है, आंवला में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी। अब देखिए खट्टे और सिट्रस फ्रूट में स्कर्बी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आगे हम देखेंगे इसका आंसर है हमारा मीजल्स। मीजल्स जो कि होता है वो है एक वायरल डिजीज, वायरस की वजह से होती है। ओके, इसीलिए कम्युनिकेबल, इसीलिए ये कम्युनिकेशन से फैलती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज ससन गिर इज द फॉरेस्ट कम सेंचुरी इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात फेमस फॉर। आपको इससे 3-4 चीज़ें पता चलती हैं कि जो हमारा गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। दूसरी बात, तीसरी बात आती है कि इसको ससन गिर भी बोला जाता है। अब बात आती है कि ये कौन से स्टेट में है, ये है गुजरात में। अब पूछा गया है कि यहाँ का जो फेमस है ये किस लिए फेमस है, ये पूछा गया है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वन हॉर्न राइनो जो है वो कहाँ मिलते हैं। वन हॉर्न राइनो जो हमारे नेशनल पार्क है, फेमसली ये पूछा जाता है, स्पेशली क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी में, एसएससी के आप किसी भी ब्रांच में देख लीजिए, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर रेलवे में, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उनका फेवरेट है। ठीक है, तो हमारा वन हॉर्न राइनो जो होता है उसके एक नाक पे सींग होता है, राइनो के, गेंडे के। ठीक है, और ये मिलता है हमें काजीरंगा में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हमारा असम में, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन बहुत ही ज़्यादा, जो आप कहेंगे कि गोल्डन कलर में मिलता है ये लॉयन जो है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस में बी द आंसर। वाइट टाइगर, वाइट टाइगर जो है वो बंगाल लॉयन जो आपने देखा होगा, जो येलो कलर का स्ट्राइप्स वाला होता है, टाइगर बोलेंगे सॉरी, तो जो बंगाल टाइगर है उसी की प्रजाति है। ठीक है, इसको ब्लीच टाइगर भी बोला जाता है, आगे हम देखेंगे। और एलिफेंट जो है वो कहाँ पे स्पेशली पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे कान्हा नेशनल पार्क में। अगर क्वेश्चन आता है ना कि ये एनिमल से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हम नेशनल पार्क कराएंगे बाद में, तो आप उसी के फेमस नेशनल एनिमल, जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं उसी के फेमस कुछ एनिमल होते हैं जो स्पेशली वहाँ पर वहाँ की स्पेशलिटी होती है, इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क भी है हमारा मध्य प्रदेश में। दूसरी बात आती है हमारे वाइट टाइगर जो हमारे मिलते हैं
वो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, मिलेंगे आपको, कुछ आसाम वेस्ट बंगाल में भी देखने मिलेंगे, और सुंदरबन में ये देखने मिलते हैं, सुंदरबंस। एशियाटिक लॉयन जो है वो है हमारे गुजरात के गिर फॉरेस्ट की स्पेशलिटी, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारा एशियाटिक लॉयन। और ये क्या है? ये है हमारे वाइल्ड एस, जंगली गधे। ये जो जंगली गधे हैं ये भी गुजरात में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में ये गधे पाए जाते हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इनकी प्रजातियां खत्म होने जा रही हैं और कुछ ही जगह हैं विश्व में जहां ये मिलते हैं। तो भारत के रन ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में हमारा पड़ता है, वहां पर ये हमारे वाइल्ड एस पाए जाते हैं। ओके, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मास ऑफ अर्थ इज। अर्थ का मास कितना है, यानी कि द्रव्यमान कितना है? तो अर्थ का द्रव्यमान है हमारा 6 × 10⁻24 kg, ये हमारा अर्थ का द्रव्यमान है। और अगर आप अर्थ की डायमीटर की बात करेंगे तो अर्थ का डायमीटर है, याद रखेंगे आप लोग, 12,756 किलोमीटर। और इसका आधा कर देंगे तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक ही चीज़ याद करने की ज़रूरत है। और अगर आप देखें तो इसकी जो सरफेस एरिया है हमारी अर्थ का, सरफेस एरिया है हमारी अर्थ का 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतनी ही चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन भी आता है कभी कभी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सन है, हमारे सूरज से जो दूरी है वो है हमारी 149.6 मिलियन किलोमीटर। और इतना ही मिलता जुलता जो है इसका लैंड एरिया है, हम इसको भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे अर्थ का लैंड एरिया है जहाँ पे हमें धरती मिलती है वो हमारा है 149, लगभग 149 मिलियन किलोमीटर। ओके, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज द राइटर ऑफ बुक वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल जो बुक है वो किसने लिखी है, ये हमें बताना है। चेतन भगत, खुशवंत सिंह, अश्विन सहगल, अश्विन संघी एंड विक्रम सेठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चेतन भगत। चेतन भगत की एक दो बुक्स हम और देखेंगे, जैसे कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ भी चेतन भगत ने लिखी है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट आते हैं खुशवंत सिंह जो हैं, वो एक सरदार जी हैं। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जो है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे हैं अश्विन संघी जी। इन्होंने एक बुक लिखी है द कृष्णा की। विक्रम सेठ जी की एक बुक है जो है अ सुटेबल बॉय। इसके बारे में भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, सुटेबल बॉय। ओके, और एक और बुक है इनकी द गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑल केमिकल एलिमेंट्स आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इनमें से किसमें सारे एलिमेंट इस ग्रुप के टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता और कोई महक नहीं होती। कौन सा एलिमेंट आते हैं
किस ग्रुप में ऐसे एलिमेंट आते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजेंस या जीरो ग्रुप। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में आते हैं हमारे ये सब एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं हम अपनी पीरियोडिक टेबल, जिसमें दिए गए हैं हमारे सारे एलिमेंट्स। तो आप अगर पहले वाले में देखेंगे 1A जो आता है उसमें आते हैं हमारे एल्कली मेटल्स, सारे एल्कलाइन मेटल्स आते हैं हमारे 1A ग्रुप में, जिसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब हमारे आएंगे, पोटेशियम। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड ए में क्या आता है हमारा, सेकंड ए में आते हैं हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें देखेंगे हम लोग बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, ये सब आएंगे हमारे 2A, जो कि है हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में है ये हमारी, जिसको बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, याद रखेंगे हम लोग। और चौथा ग्रुप जो हमारा हेलोजेंस है, हेलोजेंस आते हैं हमारे ये 7A में हेलोजेंस आते हैं हमारे। ओके गाइस, याद रखेंगे हम सभी लोग। अब आता है क्वेश्चन, डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन, डीएनए किस में स्टोर्ड रहता है मेजरली, ये बताना है। सेल में, एक सेल है, ये सेल का आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे सेल में हमें बस अपने एग्जाम के लिए इतना याद रखना है कि सेल की एक सेल मेम्ब्रेन है, जिससे ये सेल कवर्ड रहती है, जिससे कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस इसके अंदर आ जा ना सके। ओके, एक है सेंट्रोसोम, फिर है ये जो है माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, और ये हमारे लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, और ये हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ऐसे होते हैं इनकी स्ट्रक्चर। और ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें रफ और स्मूथ में यही फर्क होता है कि इसमें जो होते हैं वो सोम्स लगे होते हैं, ये डॉटेड, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। गोल्जी बॉडी होती है हमारी, ये थोड़ा सा थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा वैक्यूल है। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा कि डीएनए कहाँ स्टोर रहता है मेजरली। तो एक सेल जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म जो इसमें भरा हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर ये सेल है, किसी एनिमल सेल है, ये डेवलप्ड एनिमल की, तो इसमें सारी चीज़ें एक वॉल से कवर्ड रहेंगी। सभी हमारे जो भी ऑर्गेनल्स होंगे उनमें सारे ये कवर्ड रहेंगे वॉल से। तो साइटोप्लाज्म में कुछ भी ऐसे ही फैला नहीं रहता है, सारी चीज़ें कवर्ड रहती हैं। तो जो हमने देखा यहाँ क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं वही होते हैं हमारे, जो डीएनए है उसी में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो कहाँ हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वैसे प्रेजेंट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है जो डीएनए होता है, लेकिन जो यहाँ पर पूछा गया है ना, ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो ये जो पूछा गया है ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पूछा गया है, लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, अच्छा इसका काम जो है थोड़ा मेजर होता है। इसका काम होता है कि जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचाने की इन्फॉर्मेशन, वो सब ये पहुंचाने का काम करता है हमारा डीएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब
जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में भी थोड़ा सा हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, वो उसी के लिए प्रेजेंट होता है। ओके ओके गाइज, थैंक यू।